चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया। साउंड चेक कर ले। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया। साउंड चेक कर ले। साउंड क्लियर। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। नया टॉपिक अपना सी एफ एम का सब्जेक्ट। एफ एम हम बैकअप कर चुके हैं, कंप्लीट है। अब जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चैप्टर्स क्या है थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, कैसे इसको अप्रोच करना है वो समझ लेते हैं। चलिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं साउंड का कोई इशू है तो आप चैट में कमेंट कर देना, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका सिलेबस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दैट इज ऑफ 60 मार्क्स, और ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। अब इसमें ना सिलेबस जो है वो थियरी प्रैक्टिकल का मिक्स है। अगेन थियरी भी मिलेगी, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। अब आपका दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसका पूरा यूज कर सकते हो। अगर थियरी अच्छी है तो वो भी एडवांटेज है कि उसके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। प्रैक्टिकल अच्छा है तो उसके समझ भी आने वाले हैं। दोनों अच्छे हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन। दोनों संभाल सकते हो आप तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वैसा। हाँ, संभाल तो लेंगे, हाँ बस उतना भी काफी है। एकदम ऐसा प्रो होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप संभाल लोगे, मैनेज कर लोगे ना, तो प्रोफेशनल एग्जाम में उतना भी काफी हो जाता है वैसे। वेटेज आप जानते ही हो, एफएम हमने जो कंप्लीट किया वो 40 मार्क्स था, और ये जो टॉपिक्स हैं ये 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक्स जो है इसमें एकदम बेसिक थियरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगेन इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। बेसिक तो इन्होंने वहां से स्टार्ट किया, वो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल। एकदम स्टार्टिंग जो आपने बचपन में वो 11th में पढ़ा था ना, हाँ शुरू से शुरू किया। तो 11th 12th में जो आपने थियरी पढ़ी ना अकाउंट्स की, वो आपको ये 2 चैप्टर में मिलेगी। अब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा बहुत बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज वो फिर एकदम बेसिक रिवीजन हो जाएगा, करेंगे लेकिन लास्ट में थोड़ा क्विकली जाएंगे उसमें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे, वो आपने डिटेल में पढ़े नहीं है, तो उसमें भी अगेन कंसेप्चुअल चीजें हैं, बहुत कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। चैप्टर 4 और 5, यहाँ पे थोड़ा एंट्रीज वाला पार्ट मिलेगा। देखे हुए चैप्टर लग रहे होंगे, देखो। शेयर कैपिटल तो अपना एक मेजर चैप्टर रहा है। डिबेंचर्स के बारे में भी आपने सॉल्व किया होगा, तो वो टॉपिक्स है। हाँ चलिए, तो शेयर कैपिटल डिवेंचर्स आपके नॉन टॉपिक्स हैं, उसको डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, ये भी हमने कंपनी अकाउंट्स के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है। कंसोलिडेशन एक मेजर चैप्टर है, नया टॉपिक है आपके लिए। फिर उसके बाद वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, रेशियो, ये सारी चीजें। कैश फ्लोज एक टॉपिक आएगा, वो भी पहले पढ़ा हुआ है, इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस पे बात होने वाली है। और लास्ट में अगेन फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स में ना, एंट्रीज वाले में शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कंपनी अकाउंट्स, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, ये सब रहेगा। बाकी के टॉपिक्स में आपको थियोरेटिकल पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे वैसे। अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इससे शुरू करेंगे। मॉड्यूल में आप देख लो, शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है ना, इसमें आपको एडवांटेज है, कंपनी लॉ भी रिवाइज होगा साथ साथ में। वो होने ही वाला है, पेज नंबर 132 है। हाँ, चैप्टर 4 में आपकी पूरी सीरीज देखी है आपने।
इसमें बहुत सारी थियरी नोन है, तो एडवांटेज है जो मैं बात कर रहा हूँ, थियरी पूछते हैं तो आपको लगेगा यार ये सारा अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ तो लिया। देखो एक बार थोड़ा लेसन आउटलाइन देखते हैं, एक आइडिया देता हूँ कि भाई ये सब चीजें चैप्टर में आने वाली है, तो उससे थोड़ा इजी भी हो जाएगा आपके लिए। शेयर कैपिटल में जो चीजें आपने 11 12 तक पढ़ी है, वो प्रीमियम, एट पार, डिस्काउंट, वो सारी बातें भी होने वाली है एंट्री लेवल पे। थियरी में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में इन्होंने शेयर कैपिटल के टाइप्स, उसका मीनिंग, वो सब समझाया है। ये सब कंपनी लॉ की थियरी में अपन ने पढ़ा है, मैं क्विकली एक बार वापस से रिकॉल भी करवा दूंगा। इसके बाद ये जो टॉपिक्स है देखो, बायबैक, बोनस, स्वेट इक्विटी, देख के लगेगा कंपनी लॉ का इंडेक्स है। देख लो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सीआरआर, ये सारा पार्ट, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब कुछ अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा। इन्होंने यहाँ मॉड्यूल में वो थियरी फिर से आपको समझाई है। अब अच्छी बात ये है कि दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप में है, कंपनी लॉ का एग्जाम दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, तो वो वाली थियरी पढ़ी हुई यहाँ पे काम आ जाएगी। तो जब ये पेपर देने जाओगे तो आपको ज्यादा वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो कंपनी लॉ ऑलरेडी अपियर कर लिया होगा, तो दिमाग में होगा। बस ध्यान ये रखना है कि कंपनी लॉ का पेपर देके जब बाहर आओगे, तो जो मेमोरी क्लियर करते हो उसमें ये सब क्लियर मत कर लेना। हाँ, 2 2 3 दिन और होल्ड कर लेना। हाँ, वो पेपर जैसे सबमिट किया ना अपना, वो मेमोरी क्लियर, कैश मेमोरी खत्म हो जाती है, फिर उसके बारे में कुछ भी पूछो आपको मतलब नहीं है, दे दिया पेपर, अब भूल जाओ। बट 2 3 दिन ये सब डेटा थोड़ा स्टोर करके रखना, ये फाइल्स डिलीट मत करना, पहले से बता रहा हूँ, फिर वापस रेफर करने में आपका टाइम चला जाएगा वैसा है। अब देख लो थियरी वाला पार्ट है, थोड़ा गो थ्रू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ आपको, नो डाउट आपको पता है ये सब चीजें। देखो शुरू वहीं से किया, शेयर्स का मतलब क्या है, कंपनी में जो टोटल कैपिटल लगती है उसमें सबका हिस्सा होता है, तो हर एक हिस्से को हम शेयर बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिवली इसको शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। ये सब टर्म्स आप देख चुके हो, मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। अब शेयर कैपिटल के नाम पे जो भी पैसा रेज किया जाता है, वो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से प्रेजेंट करते हैं, ये बात आप जानते हो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखो, आप ही बता दोगे, याद आ रहा है? इक्विटी और प्रेफरेंस का बाइफरकेशन किया, फिर बोला डिविडेंड के बेसिस पे बाइफरकेशन। अब डायरेक्ट टाइप्स देख लो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, मीनिंग बता दो क्या था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है? मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है, तो फिर पता होना भी चाहिए ना, सिर्फ मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। दैट इज क्यूमुलेटिव। तो अगर पिछले साल डिविडेंड बाकी रखा, अरियर्स में था, तो वो वाला भी इस साल तो देना ही पड़ेगा, मतलब पेंडिंग नहीं रख सकते, सोनर और लेटर आपको पे तो करना है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। सही है। नॉन क्यूमुलेटिव, जिस साल का डिविडेंड है, अगर उस साल दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भूल जाओ, अगले साल आके बोलोगे पिछला वाला बाकी है, भाई अब उसकी कोई बात नहीं होने वाली है, अब तो साल खत्म हो गया। दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये भी पढ़ा हुआ है। वोटिंग राइट्स या और कुछ अदर? नहीं नहीं नहीं, कुछ स्पेसिफिक था, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। आपके 11 12 की डेफिनेशन में 1 1 मार्क में आते थे। गुजरात बोर्ड में चैप्टर था स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल, उसमें एक एक मार्क के पॉइंट्स पूछते थे, उसमें ही था पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। शायद मैंने कंपनी लॉ में बताया होगा, कुछ याद कर लो अगर क्लिक हो रहा है तो। बोलो। देखो ये ना सरप्लस प्रॉफिट्स की बात हो रही है, आपने वोटिंग राइट्स बोला, ये सरप्लस प्रॉफिट्स की बात हो रही है। कंपनी जब वाइंड अप होती है, तो पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले आउटसाइडर्स को पे करते हैं, फिर कंपनी के ओनर्स को पैसा मिलता है। ओनर्स में दो होते हैं, पहले किसको मिलता है, तभी तो उनको प्रेफरेंस बोलते हैं। बाद में जो बचा, वो इक्विटी वालों का। अब इक्विटी वालों को देने के बाद भी सरप्लस बच गया, वो किसका? सरप्लस लास्ट में बच गया, सबका पैसा दे दिया, जो कैपिटल था, डिविडेंड बाकी था, सब दे दिया, उसके बाद भी बचा, तो वो किसका? मैंने बताया था पॉइंट, इक्विटी वालों का, प्रेफरेंस वालों का, या दोनों का। अब देखो वो पैसा जो लास्ट में बचा, आइडियली तो इक्विटी वालों को मिलना चाहिए। रिस्क टेकर कौन थे? प्रेफरेंस वाले तो बेचारे डरे हुए रहते थे, हमें हमारा डिविडेंड फिक्स दे दो, हमें पहले पैसा दे देना, हमें डर लगता है, भाई ले जाओ पहले पैसा। तो तुमने डिविडेंड ले लिया, प्रेफरेंस का कैपिटल का पैसा पहले ले लिया, अब जो बचा वो इक्विटी वालों का ना। अगर इसमें कुछ सरप्लस बच गया इनका भी पे करने के बाद, आइडियली वो सब इनको मिलना चाहिए। अब जब वो पैसा बचा ना, इनको पता चली, ये आ गए, बोले वो प्रॉफिट बचा हुआ है, सरप्लस बचा है, ऐसा हमें पता चला, तो उसमें हमारा हिस्सा।
इक्विटी वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारा काय का हिस्सा, पूरा साल तो डर डर के रहते थे, डिविडेंड फिक्स दे दो, हमें पहले पैसे दे दो, लॉस नहीं लेना है। ले लिया ना पैसा तुम्हारा, अब जाओ, रिस्क हमने लिया, नुकसान होता तो तुम आते, हमें पूछ ले कि भाई तुम्हारा लॉस हो गया है, कुछ मदद चाहिए तो बताओ, तब तो तुम आते नहीं। अब प्रॉफिट हो गया तो मांगने आ गए सरप्लस में, इसमें हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, जो मिल गया खत्म। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स इन जनरल आर बाय डिफॉल्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि ये मानेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे रिस्क हम लेंगे, फिर जब बट रहा होगा ना पैसा तब तुम आ जाओगे, तो ये तो गलत बात होगी। बट पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से ये बात क्लैरिफाई की हो तो। कंपनी के आर्टिकल्स में सॉर्टेड है कि प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेटिंग, तो अलग चीज है, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते उसके बेसिस पे। एक होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, एक होता है पार्शियली कन्वर्टेबल, ऐसा भी कुछ होता है, वो कुछ पता है? ऑप्शनली कन्वर्टेबल का मतलब ऑप्शन है, चाहिए कन्वर्ट करवाना है कि नहीं कराना, नहीं करवाना तो रिडेम्पशन पे पैसे ले जाओ। पार्शियली कन्वर्टेबल मतलब एक पोर्शन कन्वर्ट होगा, तो अगर आपके पास ऐसा है कि भाई 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, तो 10,000 रुपए आपने लगाए हुए हैं, तो इसमें से ना 50% इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, 50% रिडीम हो जाएगा सब कुछ पार्शियली। भाई 50% आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे 5,000 रुपए के बराबर, बाकी का ना आप कैश लेके जाओ। पार्शियली कन्वर्टेबल तो एक पोर्शन कन्वर्ट होगा, एक पोर्शन नहीं होगा, वैसा। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, भले यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है। यही सबकी थियरी जाने। इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस बिटवीन, अब सोचो आप कंपनी, मतलब ये जो पेपर है आपका अकाउंट्स वाला, ये सॉल्व करने गए यार, ये सॉल्व करने गए, सम्स की एक्सपेक्टेशन लेके और डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, तो ये कहाँ से आ गया? हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो ये सब थियरी वाली बात होगी, इसको जाने देते हैं। ये अब एक बार अब रेफर कर लेना, बाकी आपको याद तो आ ही जाएगा। हाँ, ये टर्म्स देख लो, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, कुछ याद आ रहा है? ये भी कंपनी लॉ में मैंने आपको बताया हुआ है, जस्ट अ मिनट। चलो, ये सब टर्म्स कुछ आपको याद आ रहे हो? ऑथोराइज कैपिटल किसे बोल रहे थे, कुछ ध्यान? मैक्सिमम कितना अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी रेज कर सकती है, दैट इज ऑथोराइज कैपिटल। इसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। अकाउंट्स पढ़ने आए थे, यहाँ कंपनी लोग का टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल, कर सकती है, अभी कितना किया है, कर सकती है, वो तो ऑथोराइज। कितना किया है वो इशूड, कितने रुपए के शेयर ऑफर किए लोगों को, तो मैंने एग्जांपल लिखवाए थे, 100 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल है, 10 करोड़ के शेयर अभी इशू किए। 10 करोड़ में से सारे बिकेंगे जरूरी नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब में से कितना पैसा अभी मंगवा रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, तो जितना मंगवाया कॉल्ड अप, जितना नहीं मंगवाया अनकॉल्ड, इन फ्यूचर मंगवाएंगे। कॉल्ड में से जितना लोगों ने पे किया वो पेड अप, जितना नहीं किया वो अरियर, मंगवाया और दिया नहीं दैट इज अरियर, मंगवाया ही नहीं दैट इज अनकॉल्ड। ठीक है, वैसा है, तो ये सब टर्म्स है। चलो, तो एग्जाम्पल वाला पार्ट हो गया, इसको जान। हाँ, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया। इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर सकते हैं? आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब इन काइंड हो गया ना, तो मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, आप मुझे क्या पे करोगे, बोले सर पैसे दे देंगे, तो कैश हो गया। कैश मतलब नॉट हार्ड कैश, वो तो बैंक ट्रांसफर ही होगा, लेकिन पैसे दे दो। इसके बदले दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टी दे दो, असेट दे दो, गुड्स दे दो, तो एनीथिंग नॉन कैश और इन काइंड वो इस कैटेगरी में आता है, और ऐसा हो सकता है, तो ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, आगे अपने एंट्रीज में देखेंगे भी। अब जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो प्राइसिंग को लेके तीन ऑप्शंस हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार का मतलब एक फेस वैल्यू होती है शेयर की, फेस वैल्यू मतलब एक बेसिक वैल्यू, मान लो अपन ने 100 रुपीज फिक्स कर ली स्टैंडर्ड वैल्यू, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर अगर 100 रुपए पे ही बिक रहा है तो एट पार, और यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है दैट सरप्लस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम।
भाई 100 रुपए फेस वैल्यू है वो ठीक है, लेकिन मैं शेयर बेच रहा हूँ 120 रुपए में। बोले 20 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के ले रहे हो? भैया डिमांड बहुत है, शेयर है नहीं, इतने लोग मांगने वाले हैं। प्रीमियम कंपनी गुडविल की वजह से चार्ज कर सकती है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन ऐसी है कि हम 100 का माल 120 में बेचेंगे ना तो भी बिना बोले बिकेगा। तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है वो आपका प्रीमियम का कंपोनेंट है। दिस प्रीमियम इज अ रिजर्व फॉर द कंपनी, इट इज नॉट प्रॉफिट। और इसके बारे में अपन ने कंपनी लॉ में बात की, वो सेक्शन नंबर ध्यान में आ रहा हो तो बताओ, प्रीमियम का सेक्शन याद आ रहा है कौन सी सीरीज में था? ये साथ में ही था, प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। हाँ 50 की सीरीज में था। नहीं, वो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर वो वाला था, 58 59। 56 प्रेफरेंस का रिडेम्पशन और टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स वो सब था। 55 था प्रेफरेंस शेयर्स का इशू। उसके पहले था ना 52, 53, 54। 52 प्रीमियम, 53 डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी, 55 प्रेफरेंस, 56 रिडेम्पशन और टाइम लिमिट, है ना? लाइन में थे सेक्शन तो ये सब 50 पे तो आए, हमें ना सीरीज पे याद आई। तो 52 वाला सेक्शन है ना, उसमें प्रीमियम की पूरी स्टोरी है। और उसमें बताया है कि ये एक फ्री रिजर्व नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन होने वाला रिजर्व है। इसमें से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, इसमें से आप प्रीमियम पे कर सकते हो, लॉसेस को डिस्काउंट्स को राइट ऑफ कर सकते हो, ये सब बातें हुई थी, तो ये प्रीमियम है। तीसरी कंडीशन है डिस्काउंट। अब मुझे याद करके बताओ क्या प्रोसीजर था सेक्शन 53 में, क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? खाली डिबेंचर्स हो सकते हैं। अच्छा उसमें ना 53(2)(a) में कुछ एक्सेप्शंस थे। कंपनी अगर कैपिटल रिडक्शन कर रही हो और डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा हो, उस पॉइंट पे अगर डिस्काउंट दिखाना हो तो पॉसिबल है। बट नॉर्मली जब शेयर ऑफर करते हैं डिस्काउंट अलाउड नहीं है। इसका रीजन सेक्शन 53, तो अकाउंट्स में जो ये रिस्ट्रिक्शन है वो कंपनी लॉ की वजह से, ठीक है? वैसा तो सेक्शन 53 इसका रीजन। तो ये 3 पॉइंट्स है। अब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर देख लो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें देख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा फॉन्ट ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। तो शेयर्स अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो जितना फेस वैल्यू उतना पैसा ले रहे हैं। 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब आजकल कैसा है, कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो पैसा एक साथ ले लेती है। भाई 100 रुपए का शेयर है, ये 100 रुपए पे ऑफर कर रहे हैं, आप पूरे 100 रुपीज पे कर दो। इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे इंस्टॉलमेंट चलता था। आज भी कुछ कंपनीज इंस्टॉलमेंट में चार्ज करती है, बट दे हैव एन ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ना 2 चॉइस मिल जाएगी, या तो फुल पेमेंट लमसम, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स। अगर फुल पेमेंट आ रहा है, लमसम पैसे आ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में एक ही एंट्री करनी है आपको, या 2 एंट्री में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, सिंपल। बैंक में जो पैसा आया, अब देखो इसमें ना बेसिक रूल्स आपके डेबिट क्रेडिट के आपके ध्यान में होने चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? वो वाले बेसिक रूल पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर यहाँ पे घूमते रहोगे आप। तो मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, स्टिल आई ट्राई के मैं आपको इन बिटवीन वो चीजें रिकॉल करवाता हूँ। तो बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक डेबिट होगी ऑब्वियसली, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और जो पैसा रिसीव हुआ वो किस नाम से रिसीव हुआ, तो बोला शेयर एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन के टाइम पे लोगों ने पैसे दिए। अच्छा यहाँ पे पूरे 100 रुपए रिसीव हुए, फुल पेमेंट है, लमसम, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो भी एक बार के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में अपन पैसा लेके जाते हैं, और फिर परमानेंटली इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट। नेट एंट्री पता है क्या है? नेट एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल। ये नेट एंट्री है, 100 रुपए आए, शेयर कैपिटल के नाम पे दिखे, बट उसको लेके जा रहे हैं वाया शेयर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल, तो शेयर एप्लीकेशन तो कैंसिल ही हो गया ना। दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या हुआ, बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन एप्लीकेशन के नाम पे पैसा आया तो टेम्पररी वो नॉमिनल अकाउंट क्रिएट किया, जिसको बाद में अपन ने क्लोज कर दिया, अलॉटमेंट पे क्लोज कर दिया। डायरेक्टली नहीं दिखा रहे, उसका रीजन ये है कि भाई आप पहले एप्लीकेशन तो करो, फिर हम अलॉटमेंट करेंगे। तो जब आपने अप्लाई करने के लिए पैसा भेजा तो हमने उसको डाला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन मनी पूरा शेयर कैपिटल के अकाउंट में चला गया, और अब बात खत्म। और क्योंकि अमाउंट एक साथ आ गया है तो 2 एंट्री में अपना काम हो गया। लेकिन यही पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवाया होता, वो पहले एप्लीकेशन मनी में आता है, फिर अलॉटमेंट पे कुछ पैसा आता है, फिर बाद में फर्स्ट कॉल करते हैं, फिर फाइनल कॉल करते हैं, 4 पार्ट में पैसे मंगवाओगे तो एंट्री भी बार बार करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट पार्ट है वही है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगवाए तो वो इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल,
सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी होगा, जितने पार्ट्स में मंगवाओगे, तो जो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर एट पार इशू कर रहे हो तो हो सकता है आपने पहले एप्लीकेशन पे 20 रुपए मंगवाए हो, फिर आपने अलॉटमेंट पे 30 रुपए मंगवाए, फिर वापस 25 मंगवाए, फिर वापस 25 मंगवाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको एंट्रीज इसकी बार बार दिखानी पड़ेगी। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी वो देख लेते हैं। आपको कुछ याद हो इसके बारे में तो बता सकते हैं। यही डेटा रखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए, मंगवाया कैसे, 20, 30, 25, 25, इस तरीके से। अब सबसे पहले तो आया होगा एप्लीकेशन मनी, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, बैंक में जो पैसा आया, कितना रुपया है, 20, इसको अपने लेके जाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, तो 20 रुपीज इसमें गया। अब एप्लीकेशन के नाम पे जो भी पैसा आया वो अल्टीमेटली जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो फिर से इसकी इफेक्ट आएगी। शेयर एप्लीकेशन मनी मतलब यही वाला डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल। बात वही है, अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में गया। यहाँ तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी आएगा। अब अलॉटमेंट हम पहले करेंगे और बाद में पैसा मंगवाएंगे, वैसे एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट की इफेक्ट आप कैसे दिखाओगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा आया, 30 रुपए। अब बैंक की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, वही बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अल्टीमेटली ना ये टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, ये अपना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब टेम्पररी होते हैं, ये ओपन होते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं। नेट पैसा जो है वो तो शेयर कैपिटल में ही जाता है। सेम चीज होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो पहले ड्यू की एंट्री फिर रिसीव की एंट्री। एप्लीकेशन वाले में उल्टा होता है, पहले पैसा आता है फिर हम उसकी इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन बाकी केस में क्या होता है, पहले इफेक्ट दिखाते हैं फिर पैसा आता है। तो सीक्वेंस का फर्क है, बाकी अल्टीमेटली एंट्रीज तो वही हो रही है। इसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में भी सेम होगा, पहले फर्स्ट कॉल में हम ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद रिसीट की एंट्री करेंगे। तो बैंक वाली एंट्री हमेशा आपको सेकंड दिखेगी और ड्यू वाली एंट्री जो है ना वो ये वाली पहले दिखेगी। समझ आए? तो फर्स्ट कॉल में एंट्री क्या होगी, शेयर्स, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल, आमने सामने कैंसिल, नेट इफेक्ट वापस से क्या आएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल, वैसा। ये चीज इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे, देखो। देखो पेज नंबर 138 पे सारी एंट्रीज लिखी है, मैंने एक दो सैंपल के लिए बता दी, बाकी की उसमें से देख सकते हैं, अब रिलेट हो जाएगी। टैली कर लो एक बार। फर्स्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, बात खत्म। अच्छा इसमें इन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया, वो रिफंड वाला। ऐसा कुछ होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है या कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, उसका क्या करें, रिफंड कर दो। रिफंड स्टार्टिंग के स्टेज पे हो जाएगा ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसा होगा कि भाई बैंक में पैसा आया, आप उसको कहाँ लेके गए, शेयर एप्लीकेशन मनी वही लेके गए थे, पर यहाँ पे तो ओवर अमाउंट आया है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा आया, तो इसमें से जितना रिफंड करना है वो इमिडिएटली आप रिवर्स कर दो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और बाकी का कहाँ पे चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल। तो इस अमाउंट का एक हिस्सा रिफंड होगा और एक हिस्सा शेयर कैपिटल में जाएगा, तो उसकी इफेक्ट दी जाती है। अब ये इफेक्ट आपको ज्वाइंट एंट्री में देनी है या सेपरेट एंट्री में देनी है, वो आपका कॉल है। उसको सिंपली एक बार लिख के बता देता हूँ, दोनों का इफेक्ट सेम ही रहता है, कुछ नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं। देखो ऐसा कुछ है, फेस वैल्यू शेयर की जो है ना वो 100 रुपीज है, और टोटल क्वांटिटी जो शेयर्स की हमने ऑफर की है वो है 1000 शेयर्स। तो इस हिसाब से पैसा कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपए इसी होने चाहिए। ठीक है, 1000 शेयर ऑफर किए थे, लेकिन जो डिमांड आ गई वो 1200 शेयर्स की आ गई, 1200 शेयर्स के हिसाब से लोगों ने एप्लीकेशन मनी भेज दिया, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा, 1200 इंटू 100 मतलब 1,20,000। ये बात समझ आ रही? अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देख लो। भाई मेरे पास पैसे आए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें तो मैं लेके जाऊंगा ही। टोटल अमाउंट आया 1,20,000, ये मैंने एप्लीकेशन के नाम पे रिसीव कर लिया, बट अब इसमें से 20,000 रुपए तो रिफंड करने पड़ेंगे, तो एक रिफंड की एंट्री और एक अलॉटमेंट की एंट्री, दो चीज होने वाली है। आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो। अगर सेपरेट एंट्री कर रहे हो तो आप पहले रिफंड दिखा दो कि भाई शेयर एप्लीकेशन में जो मेरे पास 1,20,000 आया ना, उसमें से मैं रिफंड कर रहा हूँ, कितना रिफंड होगा यहाँ, 20,000, तो 20,000 यहाँ पे रिफंड, और पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, खत्म। अब इसका नेट इफेक्ट देखो क्या है,
अल्टीमेटली इस पूरी एंट्री का नेट इफेक्ट ये है कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए बचे हैं, जो आपके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में दिख रहे हैं। समझ आ गया? 1,20,000 आया था, उसमें से 20,000 आपने रिफंड कर दिया, 1 लाख ही बचा। शेयर एप्लीकेशन में 120 आपने क्रेडिट किया था, 20 डेबिट कर दिया, 1 लाख बचा। सिंपल। अभी 1 लाख का क्या करें, अलॉटमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इफेक्ट यही आएगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो 1 लाख रुपए पड़े हैं, उसको आप अलॉट कर दो और उसको लेके जाओ शेयर कैपिटल में। और ये कितना हो गया, 1 लाख। बात समझ आई? तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट 120 रिसीव हुआ, 20,000 रिफंड किया और 1 लाख के शेयर अलॉट कर दिए और वो अपनी कैपिटल बन गई। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसा भी हो सकता है ना, शेयर अकाउंट में 120 जो है वो अकाउंट रिफंड किया 20,000 रुपए और फिर वो शेयर कैपिटल में। इसकी कॉम्बिनेशन सेकंड ऑप्शन वही है, ज्वाइंट एंट्री, जो मैं पहले लिख रहा था वही था। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई शेयर एप्लीकेशन जो है वो पूरा 120 से रिवर्स कर दिया, ये वाला पूरा 120, इसमें से जो 20,000 रुपए है वो आपने रिफंड कर दिए टू बैंक, और बाकी का जो है वो अलॉट कर दिया टू शेयर कैपिटल। खत्म। तो दो एंट्री सेपरेट भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, दोनों इक्वली करेक्ट है एग्जाम में, आपको जो ठीक लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बोलो, समझ आए? बाकी की एंट्रीज जो इन्होंने दे रखी है वो आपके बुक में भी मिल जाएंगी कि भाई रिफंड वाला पार्ट हो गया। उसके बाद देखो एंट्री नंबर 4, अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू एंड रिसीव। एप्लीकेशन मनी में क्या बोला मैंने, पहले पैसा आता है फिर अलॉटमेंट करते हैं, फिर वो ड्यू वाली एंट्री दिखाते हैं। अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, पहले ड्यू की एंट्री दिखाते हैं कि मेरा पैसा लेना बनता है, और फिर सामने वाला पेमेंट करता है। तो जब ड्यू की एंट्री बताते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई शेयर अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसे आने वाले उसकी मैं कैपिटल अभी से रेज कर रहा हूँ, ये पहले हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ड्यू। अभी पैसा आया थोड़ी है, अलॉटमेंट मनी बोल रहा हूँ, सेकंड वाला, वो अपना 100 रुपए का जो बाइफर्केशन था ना, उसमें पहले 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट कॉल, 25 फाइनल कॉल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 30 रुपीज की। तो ये 30 रुपीज अभी आया नहीं है, बट मैंने पहले इसको शेयर कैपिटल में दिखा दिया। क्यों ऐसा? भाई एप्लीकेशन किया है लोगों ने, एक हिस्सा दे चुके हैं, ये पैसे भी आ जाएंगे, तो मैं ड्यू की एंट्री पहले मार भी दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब पैसे मंगवाने भी तो पड़ेंगे, भाई लाओ 30 रुपए, मैंने तो पहले एंट्री कर दी। तो जब वो पैसे देंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, वही 30 रुपीज। नेट इफेक्ट क्या हुआ आप देख लो, बैंक टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, नेक्स्ट क्या बचा, बैंक टू शेयर कैपिटल, इफेक्ट वही है। बट इसमें और इसके पहले वाली एंट्री में फर्क क्या है, पहले वाली एंट्री में ऑर्डर रिवर्स था। पहले वाली एंट्री में ये एंट्री पहले होती थी, ये बाद में होती थी। और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में ड्यू की एंट्री पहले होती है, और रिसीव्ड वाली जो एंट्री होती है कि भाई पैसे आ गए, वो एंट्री बाद में होती है। बस ऑर्डर का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं वैसा। बोलो, समझ में आया, ये क्लियर हुआ? तो ये आपका बेसिक एंट्री वाला पार्ट इन केस ऑफ अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। कुछ भी क्वेरी हो यहाँ तक तो बोलो, कंप्लीट है। अब इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशन है, बट मैं पहले इलस्ट्रेशन पे नहीं जा रहा हूँ। कौन से केस में? हाँ, फॉर्मेट ही रहने वाला है, खाली नंबर ही चेंज होंगे, एंट्री तो सेम ही रहने वाली है। वो करवाऊंगा ना मैं, एक समय आप पहले ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लो, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, पेज 141। अब प्रीमियम की थियरी तो आपको मैंने बता दी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात अपन कंपनी लॉ में कर रहे थे वही है, यहाँ पे भी सेम चीज बोली है। अब उसमें ना थियरी में सेकंड पैराग्राफ देखना, उसमें लिखा है जनरली प्रीमियम का अमाउंट जो है ना वो अलॉटमेंट के साथ चार्ज किया जाता है। अगर मान लो अपने केस में ऐसा रखते हैं कि भाई 100 के ऊपर ना 10 रुपए प्रीमियम है, मतलब शेयर कितने का, 110, तो यूजुअली ऐसा होता है कि 10 रुपए इसके साथ चार्ज किए जाते हैं, अलॉटमेंट मनी के साथ। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस, लेकिन सिचुएशन अदरवाइज भी हो सकती है। प्रीमियम इसके साथ भी मंगवाया जा सकता है और इसके साथ भी मंगवाया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स कानून नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मनी के साथ ही मंगवाना पड़ेगा। बट बोला कि कॉमन प्रैक्टिस यही है कि मोस्टली इसके साथ साथ प्रीमियम मंगवाया जाता है। पहले एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम नहीं जोड़ते, बेसिक पैसा तो दे दो, फिर जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा उसके साथ प्रीमियम मंगवा लें। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये बात थियरी में भी इन्होंने यहाँ पे जस्टिफाई की हुई है वैसे। ठीक है, फिर जो प्रीमियम का पैसा आएगा ये 10 रुपए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन से अकाउंट में कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में जो आप पैसा मंगवा रहे हो ना, यहाँ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना, यहाँ 10 रुपए डाल दो, बात खत्म हो गई। समझ आया?
तो ये अच्छा ट्रीटमेंट में भी तो वही होगा, अमाउंट जब रिसीव होगा तभी तो 40 रुपए आएगा, तो ये तो टोटली जुड़ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री आ गई आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बस ये इफेक्ट है इसका, इसके ऊपर कुछ करना नहीं। अब क्या है ना, वो प्रीमियम डिस्काउंट में एक एक एंट्री प्लस माइनस होती है, बाकी फॉर्मेट तो पूरा सेम ही रहता है, उसमें फर्क आता नहीं। बोलो ये क्लियर हो रहा है? तो दिस इज रिगार्डिंग प्रीमियम। अब इसमें ना थियरी दे रखी है पूरी 141 पे, नीचे देखो आप, वो टेबल बॉक्स बनाया है उसके नीचे, वो पूरी थियरी अपनी कंपनी लॉ की मॉड्यूल में से है। हाँ एक सेकंड। जैसे तुम्हारे पास बुक नहीं है, देख लो मैं इसमें रिलेट करा देता हूँ। ये सारी एंट्री रजिस्ट्रेशन, ये वाली, ये जो पूरा टॉपिक आपको दे रखा है ना, ये एग्जैक्टली अपनी कंपनी लॉ की बुक में से, कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से दिखना चाहिए, इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये वही आंसर है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो वो सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अपन ने अभी डिस्कस की वो भी मेंशन कर रखी है, उसके बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, शॉर्ट में खत्म कर दिया, तो आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है वैसा है, क्या करेंगे। सेक्शन 53, सेक्शन 54 भी इसका एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब ये है कि भाई वहां पे ना डिस्काउंट पे शेयर ऑफर किए जा सकते हैं। कंपनी को थोड़ा याद करना पड़ेगा, कंपनी के ऑफिसर्स डायरेक्टर्स जो भी ऑफिस बेरर होते हैं, उन्होंने कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होते हैं, और उस केस में उनको कोई शेयर ऑफर किए जाते हैं, वहाँ डिस्काउंट देते हैं। बट डिस्काउंट फेस वैल्यू से नीचे नहीं होता है, प्रीमियम में डिस्काउंट होता है। अब प्रीमियम में डिस्काउंट का मतलब ऐसा हो गया कि भाई जो शेयर की फेस वैल्यू है ना, वो 10 रुपए है, मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो 450 रुपए है। आपको बोलेंगे कि आप ये शेयर ना 300 रुपए में ले लो, समझ आए? 300 रुपए फेस वैल्यू से ज्यादा ही है, लेकिन मार्केट प्राइस से कम है, तो दिस इज द डिस्काउंट पोर्शन। 53 में जो डिस्काउंट पोर्शन की ना बोली है ना, वो ये बोला है कि बिलो फेस वैल्यू नहीं बेच सकते। 10 रुपए के बीच बिलो फेस वैल्यू जाओगे तो एक्चुअल डिस्काउंट हो गया, ये तो चलेगा, प्रीमियम को लेस कर दिया दैट इज ओके। तो नॉर्मली स्वेट इक्विटी में ये चीज होती है वैसा, तो इसलिए वो एक्सेप्शन में आता है, ये पॉइंट है 53 सबसेक्शन 3 पेनल्टी वाला पॉइंट, वहीं से आ गया। अब यहाँ पे जो स्टोरी है सब्सक्रिप्शन की, ये मैं पॉइंट अभी सिर्फ आपको आज थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सम्स पे नहीं जाएंगे, सम्स कल करवाऊंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम जितने शेयर बिकने चाहिए थे उतने नहीं बिके। अब ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, लॉ में कहीं ना कहीं, वो 90% वाली कंडीशन होती है। जितने शेयर ऑफर किए जाते हैं ना, कम से कम 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, उससे कम होंगे तो पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन में, कि भाई जितने शेयर ऑफर किए गए हैं उसके 90% अगर बिक जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम बिके तो इशू है। इसका एक जुगाड़ है अंडर राइटिंग, अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर लो, वो गारंटी देते हैं कि भाई जो बचा हम ले लेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन अदरवाइज, जितने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा का अमाउंट आ गया, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, तो रिफंड होगा। अब इसमें ना ये ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे मैनेज करना है, वो इन्होंने यहाँ पे आपको दो तरीके समझाया। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई पूरा पैसा रिटर्न कर दो, ऑप्शन वन, एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके मनी रिटर्न कर दो। उसमें एंट्री वही होगी जो अपन अभी देख रहे थे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, रिपीट एंट्री। दूसरा बोला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया है ना, उसको आप अलॉटमेंट के अमाउंट पे एडजस्ट कर सकते हो। प्रो रेटा वाला भी है, और यहाँ पे सेम ही चीज होगी कि भाई यहाँ पे बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एक एप्लीकेंट ने दिया है, आप उसको ना कॉल्स इन एडवांस बता दो। मतलब देखो मैंने ना आपसे 10 रुपए का शेयर या 100 रुपए का शेयर, मैंने आपसे एप्लीकेशन पे 20 रुपए मांगे थे, आपने ना मुझे 20 के बदले 30 रुपए भेज दिए। तो ऊपर के 10 रुपए या तो मैं आपको रिफंड कर दूं, या फिर मैं उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट में सेट कर दूं कि भाई अभी कॉल्स इन एडवांस के नाम पे 10 रुपए जमा रखता हूँ, जब अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा ना तो उसमें 10 रुपए यूज कर लूंगा, तो रिफंड नहीं कर रहा हूँ, अपने पास ही रख रहा हूँ। ये दूसरा ऑप्शन है। तो ये एक पॉइंट है, देखो शेयर एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कहाँ चला गया, कॉल्स इन एडवांस। ट्रीटमेंट देखेंगे, अभी सिर्फ थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, ये है प्रो रेटा जो आप बोल रहे थे। तो प्रो रेटा में क्या होता है ना कि 2,000 लोगों को ही मैं शेयर दे सकता हूँ, और 4,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया है। अब या तो ऑप्शन ये है कि 2,000 को ना बोल दूं और 2,000 को अलॉट कर दूं, तो बात खत्म हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी को नाराज नहीं करना है, सबको आधा आधा शेयर बांट देता हूँ,
समझ आया, ये भी हो सकता है। अब घर में होता है आपके साथ ऐसा, भाई बहनों में होता है ना, फिर मम्मी पापा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर किसको दे किसको नहीं दे। अब एक ही चॉकलेट है, खाने वाले दो है, क्या करें? एक ऑप्शन है कि एक को दे दो, दूसरे को मत दो, तो कलेश हो जाएगा फिर। तो उसको, तो जिसको नहीं दिया ना, बोले यार मेरे साथ भेदभाव करते हैं। आजकल बच्चे हैं ज्यादा वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी ऐसा हो गया ना, बोले यार पेरेंट्स उसकी तरफ है, मेरी बात नहीं सुनते, देख वो चॉकलेट, एक चॉकलेट में कौन सा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके दे दिए, तो इतना सोच रहा है। ओवर एक्टिंग करते हैं बच्चे भी आजकल, छोटी छोटी बात पे वैसा होता है। पेरेंट्स ने बोला नहीं, आधा आधा बांट देते, आधी चॉकलेट तू खा ले, आधी तू खा ले, तो प्रो रेटा हो गया ना, किसी को दुखी नहीं करना है। हाँ ये होगा, पिछली बार वो खा गया था चॉकलेट, इसको नहीं मिली थी, फिर मम्मी पापा फेयर रहने के लिए, नहीं पिछली बार तूने पूरी चॉकलेट खाई थी, अब इस बार इसको मिलेगी, अब कुछ मत बोलना, तो जो करना है कर, पिछली बार तूने भी ऐसा किया, तो फेयर ट्रीटमेंट, इस बार तेरे को पूरा रिजेक्ट कर दिया, उसको पूरी चॉकलेट दे दी, वो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पे प्रो रेटा का मतलब क्या है कि भाई जितना भी शेयर्स हैं, एग्जाम्पल में बोला भी उन्होंने कि किसी ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 2,000 ही अलॉट हो पाए प्रो रेटा, तो उसने पैसे तो 5,000 के हिसाब से भेजे होंगे, है ना, तो 2,000 का तो वसूल हो गया, ऊपर के पैसों का क्या, वो आगे सेट ऑफ कर लेंगे, अलॉटमेंट वाले में काउंट कर लेंगे वैसे। तो ये चीजें बोली है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें तो सम्स भी अपने करेंगे तो मजा आएगा वैसे। तो यहाँ तक एक बार थियरी में रख रहा हूँ। अब इसमें ना आपके लिए जो है होमवर्क है, जो 3 सम्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन 1 2, डिस्काउंट में तो होगा नहीं, 1 और 2, 2 सम्स है, ये एक बार आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, जो समझ में आया, नहीं आएगा बोलोगे पूरा करवाना है, कल पूरा करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंट्री समझाइए तो उसके बेस पे आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स एकदम नए नहीं है आपके लिए, तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, नहीं आएगा तो अपने सॉल्व करेंगे। तो इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर कल देखते हैं, टाइम की लिमिटेशन है तो इतना ही रखना पड़ेगा। पर ठीक है, फर्स्ट डे भी था, कल से आपका और पेस भी आ जाएगा, तो फिर टॉपिक्स कवर होते जाएंगे।